वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं जितनी भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन हमारे पास स्टैंडर्ड है वो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग के लिए है, यानी जितनी भी अर्थवर्क के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास सीव एनालिसिस, यानी जितनी भी हम सीव एनालिसिस करते हैं उसके लिए जो हमारे पास ASTM यूज़ होता है C136, ASTM D422 और ASTM D1140 यूज़ होता है। ये सीव एनालिसिस के लिए यानी ग्रेडेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको कंपनी जनरल पर्पस यूज़ के लिए पेज 20 to 26, यानी जितने भी हमारे पास सऊदी अरामको के स्टैंडर्ड है वो अगर इस सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 पे चले जाए तो पेज नंबर 20 से लेकर 26 में कंप्लीट एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग डिफाइन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक इंडेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जितनी भी हम इस मटेरियल में एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग में जितनी भी हमारे पास मटेरियल यूज़ होता है, हम PI जब फाइंड करते हैं उसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो ASTM D4318 यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट ASTM D1557 विद कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉक्टर कर्व्स, यानी जितनी भी हम MDD फाइंड करते हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है ASTM D1557 है। रिक्वायर्ड टेस्ट फॉर कोहेशन लेस सॉइल, यानी जितनी भी हमारे पास कोहेशन लेस सॉइल है उसके लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट रिक्वायर्ड है। सीव एनालिसिस, वही हमारे पास जो ASTM है ASTM C136, ASTM D422, ASTM D1140 यूज़ होता है। रिलेटिव डेंसिटी डिटर्मिनेशन, जितनी भी हमारे पास डेंसिटी के लिए यूज़ होता है स्टैंडर्ड वो हमारे पास है ASTM D4253 एंड ASTM D4254। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड को हम डिस्कस करते हैं से 6.4.2.1। ये हमारे पास सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें क्या कहता है, इन प्लेस डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल शेल बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग मेथड। कहते हैं कि हम जितनी भी डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करते हैं सॉइल की, ये हमारे पास मेथड बताए गए हैं। सैंड कोन मेथड इन अकॉर्डेंस विद ASTM D1556, यानी जब भी हम सैंड कोन मेथड यूज़ करते हैं, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी इसको कहते हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करेंगे वो ASTM D1556 करेंगे। न्यूक्लियर मेथड इन अकॉर्डेंस विद ASTM D2922, ये मेथड हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है। सैंड की जितनी भी हम कंपैक्शन फाइंड करते हैं सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे, जितनी भी हमारे पास कंपैक्शन फाइंड होती है ये न्यूक्लियर मेथड हमारे पास यूज़ होता है। रबर बैलून मेथड इन अकॉर्डेंस विद ASTM D2167, ये भी हमारे पास डेंसिटी को फाइंड करने के लिए एक मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव सिलेंड्रिकल मेथड इन अकॉर्डेंस विद ASTM D2937। द ड्राइव सिलेंड्रिकल मेथड एज पर ASTM 2937 may only be used if the compacted layer is only 15 सेंटीमीटर और लेस। ये जितनी भी मेथड है हमारे पास, ये सोयल की कंपैक्शन या डेंसिटी की फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें जो मोस्टली यूज़ होता है वो सैंड रिकॉन यानी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ होता है, और अरामको प्रोजेक्ट पे जितनी भी यूज़ होते हैं वो न्यूक्लियर मेथड यूज़ होता है एज पर ASTM D2922। नेक्स्ट हमारे पास है 6.3.5.2, कन्वेक्शन बाय वाटर जेटिंग और फ्लडिंग इज नॉट परमिटेड फॉर मोस्ट फिल मटेरियल। However, flooding with positive drainage may be used if the fill material is cohesionless, freely draining sand. Density requirement as provided within 6.3.6 shall be followed. इसका मतलब है compaction by water jetting and flooding हम fill material में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोहेशनलेस फ्रीली ड्रेन सैंड है तो उसके लिए हम वाटर जेटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि सैंड की जितनी भी कंपैक्शन हमारे पास आती है वो हमारे पास वाटर से आती है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि आप फिल मटेरियल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप पॉन्डिंग या फ्लडिंग या वाटर जेटिंग इसकी कंपैक्शन यानी वाटर नहीं कर सकते कंपैक्शन अचीवेबल करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मटेरियल ड्रेनिंग मटेरियल है, ड्रेनिंग सैंड है, तो उसके लिए आप वाटर जेटिंग यूज़ कर सकते हैं। 7.6 डिस्पोजल ऑफ मटेरियल, all excavated material that are unsatisfactory for use as fill or backfill or that are surplus to that needed for backfilling should be immediately be disposed of at location designed by the Saudi Aramco company representative। इसका मतलब है कि जितने भी डिस्पोजेबल मटेरियल है या अगर आप एक्सकेवेशन कर लेते हो वो मटेरियल आपका दोबारा यूज़ नहीं होता तो आपने उसको सरप्लस
या कोई ऐसी लोकेशन पे आपने प्लेस करना है जो आपको सऊदी अरामको रिप्रेजेंटेटिव ने बताया है कि हमारा जो डिस्पोजल मटेरियल है उसको हमने कहाँ रखना है, आपने इमीडिएटली उसको रिमूव करना है। अगर वो मटेरियल वहाँ यूज़ हो सकता है बैक फिलिंग के लिए तो आप उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मटेरियल सूटेबल नहीं है बैक फिलिंग के लिए यूज़ करने के लिए तो आपने एक प्रॉपर जगह बताई होती है सऊदी अरामको रिप्रेजेंटेटिव ने, आपने वहाँ इसको इमीडिएटली मूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है 6.4.2.3, ये सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में डिफाइन हुआ है। टेस्टिंग शेल बी परफॉर्म एट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, जितनी भी हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पे डिफाइन होनी चाहिए। सेलेक्ट फिल मटेरियल अंडर ऑल फाउंडेशन बिल्डिंग एंड प्रोसेस एरियाज, वन टेस्ट एवरी 100 मीटर स्क्वायर ऑफ ईच लेफ्ट। इसका मतलब है कि हम जितनी भी अंडर ऑल फाउंडेशन फिल मटेरियल यूज करते हैं 100 मीटर स्क्वायर के अंदर हमने एक टेस्ट परफॉर्म करना है, यानी कंपैक्शन टेस्ट। एमडीडी हम जब फाइंड करते हैं तो डेंसिटी फाइंड करते हैं उसके लिए 100 मीटर स्क्वायर के अंदर एफटीटी भी इसको कह सकते हैं, यानी हमने कंपैक्शन इसकी 100 मीटर स्क्वायर के अंदर हमने एक टेस्ट परफॉर्म करना है। नंबर 2 हमारे पास सेलेक्ट फिल मटेरियल अंडर रोडवेज, रेल रोड्स, एरिया पेमेंट एंड पार्किंग एरियाज एंड लाइन स्लोप और ड्रेनेज चैनल, वन टेस्ट एवरी 200 मीटर स्क्वायर ऑफ ईच लेफ्ट। इसका मतलब है कि हम जब फिल मटेरियल यूज करते हैं अंडर रोडवेज, जब हमारे पास फुटपाथ वगैरह आ जाए उसकी बात हो रही है, या रेल रोड्स आ जाए, या हमारे पास पेमेंट एरिया या पार्किंग एरिया आ जाए, उसमें हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो 200 मीटर स्क्वायर के अंदर एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास से जब जनरल फिल मटेरियल हमारे पास आ जाए तो वन टेस्ट एवरी 500 मीटर स्क्वायर ऑफ ईच लेफ्ट। जब हम जनरल फिल मटेरियल यूज करते हैं हम 500 मीटर स्क्वायर में एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस, वन टेस्ट फॉर एवरी 15 लीनियर मीटर ऑफ ईच लिफ्ट। इसका मतलब है कि जब हम बैक फिलिंग करते हैं हर 15 लीनियर मीटर, यानी हम हर 15 लीनियर मीटर के बाद एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A147.1 जनरल एक्सकेवेशन। जनरल एक्सकेवेशन हमने किस तरह करनी है? जनरल एक्सकेवेशन शेल बी परफॉर्म आफ्टर क्लियरिंग एंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ट्रैश और अदर अनसुटेबल मटेरियल। इसका मतलब है कि हम जब भी जनरल एक्सकेवेशन करते जिस एरिया का हम करते हैं वो एरिया क्लियर होना चाहिए, सरप्लस मटेरियल नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, यानी डिस्पोजल मटेरियल वहाँ नहीं होना चाहिए, तब हम इसके बाद एक्सकेवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन। स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन शिल बी इंक्लूड एक्सकेवेशन फॉर फुटिंग, ग्रेडविंग, पिट्स, बेसमेंट, रिटर्निंग वॉल, मैनहोल, कैच बेसिन, पाइपलाइन, ट्रस्ट, एंकर एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन हम किस चीज़ की करते हैं? जिस तरह हमारे पास फुटिंग होती है, ग्रेड बीम्स होती है, पिट्स होती है, बेसमेंट होती है, रिटर्निंग वॉल होती है, इसकी हम स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7.2.1, अगर इन केस आपसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि जनरल एक्सकेवेशन क्या है या स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन क्या है, तो आपने सिंपल यही बताना है कि जनरल एक्सकेवेशन में हमने जो जनरल एक्सकेवेशन करते हैं उसका एरिया हमारे पास क्लियर होना चाहिए, अनडिस्पोजेबल मटेरियल यानी डिस्पोजल मटेरियल नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन अगर वो पूछे तो आपने क्या बताना है, यानी वो एक्सकेवेशन जब हम फुटिंग के लिए करते हैं, ग्रेड बीम्स के लिए करते हैं, पिट्स के लिए करते हैं, बेसमेंट के लिए करते हैं, रिटर्निंग वॉल के लिए, उसको स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 7.2.1, एक्सकेवेशन शेल बी परफॉर्म एज रिक्वायर्ड बाय द डिजाइन ड्राइंग टू द डायमेंशन, ग्रेडेज एंड एलिवेशन एज नोटेड एज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मवर्क एंड अलाउंस फॉर कंपैक्शन इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि जब भी आपने एक्सकेवेशन करनी है ड्राइंग के मुताबिक करनी है, प्रॉपर ग्रेड्स एलिवेशन के मुताबिक करनी है, आपने प्रॉपर लेआउट के मुताबिक एक्सकेवेशन करनी है। 7.2.2 में क्या है? When soft or compressible soil is encountered at footing rate as shown at the drawing, such soil shall be removed and replaced with compacted select fill as specified in section 6.2 and 6.3 CLSM or lean 1000 psi मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्ट मटेरियल आ जाए, कंप्रेसिबल मटेरियल आ जाए जहां आपकी सेटलमेंट हो, तो आपने क्या करना है, वो मटेरियल आपने रिमूव करना है, उसके बाद आपने सेलेक्ट फिल मटेरियल से उसको दोबारा बैक फिल कंपैक्ट करके करना है, उसके बाद आपने 1000 मिनिमम पीएसआई की लीन करनी है जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज की मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आवर एक्सक्यूशन एट फ्लोटिंग शेल बी बैकफिल विद कंपैक्टेड सेलेक्ट फिल एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6.2 एंड 6.3
CLSM और लीन 1000 PSI मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसका मतलब है कि अगर आपने इनकेस ओवर एक्सकेवेशन कर दी तो आपने दोबारा उसको बैकफिल किस तरह करना है, सेलेक्ट फिल मटेरियल करना है, उसके बाद आपने लीन करनी है 1000 PSI, इसकी मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सकेवेशन ट्रेंचेस यानी 7.4 हमारे पास इसका चैप्टर है ट्रेंचेज। Trenching for pipeline and underground utilities shall be confirmed to Saudi Aramco Engineering Standard L450, Saudi Aramco Engineering Standard L460 और Saudi Aramco Engineering Standard S070 as appropriate। जब भी हम पाइपलाइन के लिए एक्सकेवेशन करते हैं उसको ट्रेंचेस कहा जाता है, यानी ट्रेंच एक्सकेवेशन कहा जाता है। इसमें ये कह रहा है कि 7.4 चैप्टर में ये है कि अगर आपने पाइपलाइन की ट्रेंचिंग करनी है, एक्सकेवेशन करनी है, तो आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L450, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड L460 और सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 07D एज अप्रोप्रिएट, जो इस स्टैंडर्ड के लिए डिफाइन हुई है, आपने ये फॉलो लाजमी करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है री इंस्टेटमेंट ऑफ रोड्स एंड पेवमेंट आफ्टर सिंचिंग शेल बी comply with Saudi Aramco Engineering Standard Q006 and GI 1021 स्ट्रीट एंड रोड क्लोजर एक्सकेवेशन रीइंस्टेटमेंट एंड ट्रैफिक कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर कोई रोड एरिया आ गया, वहां आपने एक्सकेवेशन किया है पाइपलाइन के लिए, तो आपने जब दोबारा उसको सऊदी अरमको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 जो असफाल्ट के बारे में, रोड के बारे में डिटेल है, उसके मुताबिक आपने दोबारा वो क्लियर करना है। री इंस्टेंट का मतलब है कि आपने उसको दोबारा एक्सकेवेशन करने के बाद, बैकफिलिंग करने के बाद, पाइपलाइन बिछाने के बाद आपने उसको दोबारा वही प्रोसीड करना है जो सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006 में डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकफिलिंग की। पहले हमने एक्सकेवेशन के बारे में डिटेल बात की, अब हम बैकफिलिंग की बात करेंगे। सॉइल क्लासिफिकेशन ASTM D2487 है हमारे पास। मटेरियल टाइप इसमें जो यूज होता है, जनरल फिल मटेरियल यूज होता है। जनरल फिल मटेरियल ये जो चैप्टर डिफाइन हुआ है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग A114 का 6.1.1.1। General fill material shall consist of gravel, sand and marl. The maximum size of fill material shall be 1/2 the lift thickness or 75 mm 3 inches which is less or less। इसका मतलब है ना कि जनरल फिल मटेरियल जो है उसमें ग्रेवल, सैंड और मरल होना चाहिए। मैक्सिमम साइज इसका 75 mm से कम होना चाहिए, यदि 755 mm से डाउन होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 इंचेस 75 mm से कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें जनरल फिल मटेरियल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल मटेरियल शेल बी फ्री ऑफ फ्रोजन लम्प्स, ऑर्गेनिक मैटर, ट्रैश, chunks or highly plastic clay classify as chapter ASTM D2487 और अदर अनसेटिस्फैक्ट्री मटेरियल। इसका मतलब है कि हम अगर फिल मटेरियल यूज कर रहे तो वो मटेरियल हमारे पास फ्री ऑफ फ्रोजन लम्स होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ट्रेस चंक्स होना चाहिए और हाईली प्लास्टिक क्ले हमारे पास होना चाहिए, जो ASTM D2487 के मुताबिक होना चाहिए। जनरल फिल मटेरियल शेल बी प्लेस इन लिफ्ट ऑफ 300 mm मैक्सिमम इन लूज डेप्थ। इसका मतलब है कि जब भी आप जनरल फिल मटेरियल यूज करें, आपका जो लेयर थिकनेस है वो 300 mm होना चाहिए। जनरल फिल मटेरियल का हमारे पास साइज कितना होना चाहिए, 75 mm इसका हमारे पास साइज होना चाहिए। इसमें मटेरियल जो यूज होता है मरल, ग्रेवल एंड सैंड, इसमें मटेरियल यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट फिल मटेरियल। इसका जो चैप्टर है हमारे पास 6.1.2.1 सेलेक्ट मटेरियल और स्ट्रक्चर फिल शेल बी कंपोज्ड ओनली ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड शेल हैव 100% पासिंग द 5 cm 2 inches sieve and from 0 to 20% पासिंग फ्रॉम 200 sieve। इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रक्चर फिल मटेरियल या फिल मटेरियल है वो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए और 100% पासिंग होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच सीव से, और 0 to 20% पासिंग होना चाहिए आपका 200 सीव से। ठीक है, ये सेलेक्ट फुल मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है 6.1.2.2 द पोर्शन ऑफ सेलेक्ट फिल मटेरियल पासिंग द नंबर 40 सीव शेल बी maximum liquid limit of 35 and maximum PI of 12% per ASTM D4318। liquid limit and plastic limit tests are not required for select fill material which less than 50% and number 200 sieve। इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट फिल मटेरियल आपका जो पासिंग होना चाहिए वो नंबर 40 सीव से आपका मैक्सिमम
पास होना चाहिए और इसका जो मैक्सिमम लिक्विड लिमिट है वो 35% होना चाहिए और इसका जो प्लास्टिक इंडेक्स है PI वो 12% होना चाहिए जो ASTM D4318 के मुताबिक है। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आपका अलाउ नहीं है अगर आपका सेलेक्ट फिल्म मटेरियल 15% पास हो जाए नंबर 200 सीव से। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, CBT टेस्ट में भी आपको आ सकते हैं। ये जितनी भी टेस्ट, जितनी भी मैं स्टैंडर्ड ASTM या सॉरी यार, आपको स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रहा हूँ एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग के लिए, ये आपकी इंटरव्यू में मोस्टली पूछी जा सकती है। आपसे ये पूछी जा सकते हैं कि सेलेक्ट फिल मटेरियल क्या है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, इसकी PI कितनी है, इसकी लिक्विड लिमिट कितनी है। तो ये आपकी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, इस वजह से मैं इसको डिटेल से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जनरल फिल मटेरियल एंड सेलेक्ट फिल मटेरियल शेल बी प्लेस इन लेफ्ट ऑफ 100 mm एंड मैक्सिमम इन लूज डेप्थ ऑफ हैंड ऑपरेटेड कंपैक्शन इक्विपमेंट जंपर टूल। इसका मतलब है कि जनरल फिल मटेरियल एंड सेलेक्ट फिल मटेरियल जब हम हैंड ऑपरेटेड टूल यूज कर रहे हैं कंपैक्शन के लिए, तो हम 100 mm की लेयर हम इसमें प्लेस करेंगे। हैंड ऑपरेटेड कंपैक्शन करते हैं ना जंपर टूल से, तो उसकी जो लेयर हमारे पास होनी चाहिए वो 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सेलेक्ट फिल मटेरियल के सिंपल हम ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास जो साइज होना चाहिए वो 50 mm, मिनिमम हमारे पास 0.075 mm होना चाहिए। सैंड हमारे पास इसमें अगर आ जाए तो मैक्सिमम 12 mm और मिनिमम हमारे पास 0.7 mm होना चाहिए। तो ये सेलेक्ट फिल मटेरियल की डिटेल थे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन बैक फिलिंग। बैक फिलिंग में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? सैंड ड्यून्स, मरल, सबका, सेलेक्ट फिल मटेरियल, जनरल फिल मटेरियल। जनरल फिल मटेरियल और सेलेक्ट फिल मटेरियल के बारे में मैं डिटेल से ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं ड्यून सैंड। विंड डिपॉजिट सैंड consisting of relatively single size particle generally passing the number 16 cu 1.18 mm and usually containing less than 10% soil particle passing than 200 mm cu 0.074 mm cu। ड्यून सैंड हमारे पास कौन सा मटेरियल है? वो मटेरियल जो हमारे पास विंड से डिस्प्यूट हो जाए। यहाँ डेजर्ट में अक्सर हवाई चलती है, विंड चलती है, तो हवाओं के साथ एक ड्यून बन जाते हैं, तो वो मटेरियल ड्यून सैंड कहा जाता है उसको। इसका जो मैक्सिमम पार्टिकल साइज है वो 10% आपका सोयल पार्टिकल पासिंग नंबर, यानी नंबर 200 cc आपका 10% उसकी पास होनी चाहिए सोयल पार्टिकल्स। मरल क्या है? अ वाइड वेराइटी ऑफ कैल्केरियस सोयल मटेरियल फाउंड इन सऊदी अरेबिया विच मे वेरी फार फ्रॉम क्ले, ग्रेवल साइज एंड ऑफन इंक्लूड कोबल एंड बोल्डर साइज पीस। मरल कौन सा मटेरियल है? ये कैल्केरियस सॉइल है जो अक्सर सऊदी अरब में होता है, जिसमें क्ले, ग्रेवल साइज और कोबल एंड बोल्डर साइज पीसेस शामिल होते हैं। इसको मरल मटेरियल कहा जाता है। सबका मटेरियल कौन सा है? एसेलेंट जनरली कोस्टल डिपॉजिट जनरली कंसिस्टिंग ऑफ सैचुरेटेड लूज सिल्टी सैंड एंड पॉसिबली क्ले। सबका वो मटेरियल है जो आपकी समंदर से, ओशन से निकल आ जाता है। वो सबका मटेरियल है जो आपकी वाटर उससे सैचुरेट हो जाता है। वो आपका सैचुरेटेड करने के बाद आपका लूज सिल्टी सैंड एंड पॉसिबली क्ले, इसमें क्ले भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है। ये अक्सर आपकी कोस्टल एरियाज में, जो आपकी समंदर होता है ना, ओशन एरिया, वहां से आपका ये निकल आ जाता है। सेलेक्ट फिल मटेरियल एंड जनरल फिल मटेरियल के बारे में मैं ऑलरेडी ऊपर मैंने बता दिया। सबसे पहले हमने एक्सकेवेशन कर दी, बैक फिलिंग कर दी, अब हम कंपैक्शन की तरफ आते हैं। वाटर यूज फॉर कंपैक्शन ऑफ फिल मटेरियल शेल बी रीजनेबल फ्री ऑफ साल्ट, ऑयल, एसिड, अल्कलीज मैटर और अदर रिलेटिशियस सब्सटेंस, वाटर विद TDS 10,000 ppm। इसका मतलब है कि जो कंपैक्शन में हम वाटर यूज करते हैं उसका जो टोटल TDS होना चाहिए वो 10,000 ppm होना चाहिए, और वो फ्री ऑफ साल्ट, ऑयल या अल्कलीज, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर से साफ होना चाहिए। इम्पैक्ट रूल कैन बी कंपैक्ट सॉइल इन लिफ्ट एक्सीडिंग 1 मीटर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वेट 1 मीटर से ज्यादा हो जाए तो हम प्रॉपर रूलर के साथ इसकी कंपैक्शन करेंगे। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल बीइंग कंपैक्टेड शैल बी विद इन 3% प्लस और माइनस ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एज डिटरमाइंड बाय ASTM D1557। इसका मतलब है कि आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ASTM D1557 के मुताबिक 3% होना चाहिए, प्लस माइनस थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ASTM D1557 के मुताबिक 3% होना चाहिए। बेस कोर्स हमारे पास कंपैक्शन कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 98%। सब बेस हमारे पास 95% होती है, डिटरमाइंड बाय ASTM D1557। जितनी भी हमारे पास कंपैक्शन रिक्वायर्ड होती है बेस कोर्स, सब बेस कोर्स की, वो 98 एंड 95% रिक्वायर्ड होती है। कंपैक्शन के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सैंड कोन मेथड एक्रोडेंस ASTM D1556 के मुताबिक होना चाहिए। न्यूक्लियर मेथड जो मोस्ट फुल आरामको प्रोजेक्ट पे यूज होता है,
वो हमारे पास न्यूक्लियर मेथड यूज होता है जो ASTM D2922 के मुताबिक होना चाहिए। रबर बैलून मेथड इन अकॉर्डेंस विद ASTM D2167। ड्राइव सिलेंडर मेथड इन अकॉर्डेंस विद ASTM D2937। द ड्राइव सिलेंडर मेथड इज एज पर ASTM D2937। ठीक है, ये मेथड थी कंपैक्शन को फाइंड करने के लिए। तो होप आपको कंपैक्शन की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते असफाल्ट की एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग। Saudi Aramco Engineering A114 asphalt and concrete pavement subgrade at least 95% of the maximum modified Proctor density as determined by ASTM D1557 or at least 85% relative density or determined by ASTM D4253 and ASTM D4254 for cohesionless granular soil that do not exhibit well-defined moisture density relationship। ये बात हो रही आपकी सबग्रेड और असफाल्ट कंक्रीट पेवमेंट की। ठीक है, एटलीस्ट आपकी 95% कंपेक्शन होनी चाहिए MDD एस पर ASTM D1557 की, और एटलीस्ट 85% रिलेटिव डेंसिटी होनी चाहिए आपकी ASTM D4253 के मुताबिक। तो ये थे आपकी डिटेल एक्सक्रेशन एंड बैकफिलिंग की जितनी भी हमारे पास अर्थवर्क की। होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सऊदी अरामको में जितनी भी एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग होती है वो सऊदी अरामको इंजन A114 के मुताबिक होती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।